चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हो यू हाउ क्लास 8 सोल टूल बनाना स्टार्ट कर चुका था। अब आगे देखेंगे। श्वानजीवन ने हो यू हाउ को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो उसे अपनी ब्रीदिंग और स्पिरिचुअल पावर एडजस्ट करना कभी नहीं सिखाया। फिर उसने ये सब कैसे सीख लिया? अ, इस समय श्वानजीवन हो यू हाउ की इस स्थिति को देखकर और भी ज़्यादा हैरान और उत्सुक हो गया। इसी दौरान हो यू हाउ ने हरकत की। वह तेज नहीं था। उसने सहजता से एक रेयर मेटल का टुकड़ा उठाया, उसे मोल्ड में रखा और फिर फोर्जिंग हैमर उठाकर उस पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। श्वानजीवन के चेहरे पर शक की झलक थी। क्या वह पहले आउटर शेल बना रहा है? किसी भी सोल इंजीनियर के लिए एक सोल टूल बनाते समय सबसे पहले कोर फॉर्मेशन तैयार की जाती है, क्योंकि किसी भी एडवांस टियर सोल टूल का आउटर शेल बनाना मुश्किल नहीं होता। असली कठिनाई तो कोर फॉर्मेशन में होती है। लेकिन हो यू हाउ पहले आउटर शेल बना रहा था। ये आखिर कर क्या रहा है? असल में श्वान जीवन ने उसे बहुत ऊंचा आंका था। हो यू हाउ ने आउटर शेल इसलिए चुना क्योंकि वह काफी समय से गंभीरता से कोई सोल टूल नहीं बना पाया था। आखिरी बार उसने रेडियंट सिटी की प्रतियोगिता में ऐसा किया था। हालांकि उसने पिछले 2 दिनों में ब्लूप्रिंट समझ लिया था, पर उसे डर था कि अगर कोर फॉर्मेशन से शुरू किया और कोई गलती हो गई तो पूरा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए उसने पहले आउटर शेल बनाने का अभ्यास किया, ताकि हाथ और मन का तालमेल लौट आए। आउटर शेल बनाते समय हुई छोटी गलती सुधारी जा सकती थी, लेकिन कोर फॉर्मेशन में जरा सी चूक सब नष्ट कर सकती थी। हो यू हाउ ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने पहले आउटर शेल से शुरुआत की ताकि निर्माण का अनुभव दोबारा पा सके। लगातार हथौड़े की स्पष्ट आवाजें गूंजने लगीं। शुरू में हो यू हाउ थोड़ा धीमा था, लेकिन जल्द ही उसने गति पकड़ ली, क्योंकि रेयर मेटल उसके सामने पूरी तरह स्पष्ट था। उसकी तीव्र स्पिरिचुअल पावर के कारण वह हर सूक्ष्म बदलाव देख पा रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी रफ्तार बहुत धीमी है, इसीलिए उसने स्वाभाविक रूप से तेज़ी बढ़ा दी। दूसरों को वह बहुत तेज़ लग रहा था। उसके फॉर्जिंग की आवाज़ बारिश की बूंदों के पत्तों पर गिरने जैसी मधुर थी। उसकी हर हरकत सुंदर और लयबद्ध थी। जिम ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। आउटर शेल बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो मोल्ड बनाकर एक बार में मेटल को शेप देना, जो बड़े सोल टूल्स के लिए सही होता है, या फिर होयुहाओ के जैसे हाथ से मेटल फोर्ज करना। कार्विंग टेबल पर ऐसा करना आसान होता है क्योंकि वहाँ अलग-अलग उपकरण होते हैं, पर होयुहाओ इतनी गति और स्थिरता से कर रहा था कि श्वानजीवन भी वैसा नहीं कर सकता था। इसमें स्थिरता, सटीकता और तीक्ष्ण अवलोकन की ज़रूरत होती है। हर रेयर मेटल के अंदर कुछ अस्थिरता होती है, इसलिए फोर्जिंग के दौरान उसके बदलावों पर नज़र रखना आवश्यक होता है। होयुहाओ की हर चोट सटीक थी और उसकी रेखाएं समान रूप से बन रही थीं। ये उसके मजबूत आधार का प्रमाण था। श्वानजीवन का मन, जो पहले अपने शिष्य से असंतुष्ट था, अब धीरे-धीरे गर्व से भर गया। बहुत जल्द होयुहाओ ने आउटर शेल का पहला टुकड़ा पूरा कर लिया। अब वह दूसरे पर लग गया। पहले अनुभव के कारण अब उसका काम और आसान और तेज हो गया। थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी से सोल पावर की हलचल गायब हो गई। श्वानजीवन ने सोचा, यह लड़का अपनी शारीरिक ताकत से फोर्ज कर रहा है। क्या इसके मांसपेशियां दर्द नहीं करेंगी? पर दर्द कहाँ? होयुहाओ को महसूस हो रहा था कि उसके पास 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट जितनी ताकत है, भले ही वह सोल पावर का उपयोग न करे। वांगचुअर से फ्यूजन के बाद उसकी शक्ति बहुत बड़ी थी। हाल ही में उसने मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस और एक ड्रैगन पिल भी अवशोषित की थी, जिससे उसका शरीर मानो एक मानव सैविज बीस्ट जैसा बन गया था। रेयर मेटल्स भले ही कठोर हों, लेकिन उसके लिए वे कुछ नहीं थे। थोड़े ही समय में श्वानजीवन ने समझ लिया कि उसकी चिंता निरर्थक थी। टुकड़ा दर टुकड़ा आउटर शेल बनता गया। वह और तेजी से काम करने लगा। बिना सोल पावर के भी उसका नियंत्रण अद्भुत था। कभी-कभी वह मुस्कुराता भी था, पर हथौड़े की हर चोट फिर भी सटीक होती थी। श्वानजीवन मन ही मन बोला, सच में जीनियस वही होता है। उसने अब पूरी तरह समझ लिया कि स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स को सोल टूल्स के निर्माण और अनुसंधान में हमेशा बढ़त क्यों मिलती है। होयुहाओ ने सिर्फ 1 घंटे में क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन का आउटर शेल तैयार कर दिया, जिसमें 40 से अधिक बाहरी हिस्से थे। हर हिस्सा स्ट्रीमलाइन और फ्लॉलेस था। शुआन जीवन जैसे कठोर मानक रखने वाले व्यक्ति को भी कोई कमी नहीं दिखी। आउटर शेल पूरा करने के बाद होयुहाओ ने हल्का सा खिंचाव लिया और कार्विंग टेबल पर रखे सोल टूल के हिस्सों की ओर बढ़ा।
अब सभी समझ गए, वह कोर फॉर्मेशन शुरू करने वाला था, जो सोल टूल का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। क्लास 8 सोल टूल की कोर फॉर्मेशन अत्यंत जटिल थी। ऊपर से ये उसका पहला प्रयास था, इसलिए कोई भी, यहाँ तक कि श्वान जीवन भी, उसकी सफलता पर भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन हुयुहाव पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जिससे सब उलझन में थे। वे जानते थे कि ये लड़का चमत्कार करने में माहिर है, इसलिए सब उसकी इस कोशिश के साक्षी बनना चाहते थे। श्वानजीवन बस चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, बस प्रतीक्षा की। होयुहाव ने एक रेयर मेटल का टुकड़ा उठाया और ध्यान केंद्रित किया। उसकी दाहिनी आंखें हल्की सुनहरी हो गईं। उसकी कोमल स्पिरिचुअल पावर उस धातु पर एक महिला के स्पर्श की तरह उतरी। दूसरों को तो बस उसकी शक्ति का हल्का असर दिख रहा था, पर हुआयुहाव देख पा रहा था कि रेयर मेटल के भीतर बारीक रेखाएं उभर आई हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उसके स्मरण में ब्लूप्रिंट था। भले ही उसने ब्लूप्रिंट याद कर लिया था, लेकिन वह सावधानी से उसे स्पिरिचुअल पावर से मेटल पर प्रक्षेपित कर रहा था, ताकि कार्विंग बिल्कुल सही हो। उसने कार्विंग नाइफ का प्रयोग नहीं किया। उसकी दाहिनी हाथ की 5 उँगलियों से डार्क गोल्डन ब्लेड निकल आए। ये उसकी डार्क गोल्डन टेरर क्लॉज़ थीं। लेकिन उसने पूरी शक्ति नहीं जगाई, बस 1 इंच तक उन्हें बाहर निकाला ताकि कार्विंग नाइफ जैसा नियंत्रण रहे। उसकी ये क्लॉ कार्विंग नाइफ्स की सबसे बेहतरीन ब्लेड्स से भी बेहतर थी। उसने लाइफ गार्डियन ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अब वह कार्विंग के लिए बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी पाँचों उँगलियाँ धीरे-धीरे धातु को छू रही थीं। फिर उसका कलाई हिला और सबने देखा कि डार्क गोल्डन चमक उभरी और 5 पतले टुकड़े रेयर मेटल से अलग होकर नीचे गिरे। क्या वह 5 ब्लेड से एक साथ कार्विंग कर रहा है? हीकेतु की आंखें फटी रह गईं और श्वानज़ुएन भी हैरान रह गया। अब होयुहाव की 5 उँगलियां मधुर लय में चलने लगीं। वह मानो धातु को स्नेह से सहला रहा था। धीरे-धीरे धातु की परतें उतरने लगीं। कार्विंग बहुत तेज नहीं थी, पर पारंपरिक कार्विंग विधि से कहीं अधिक प्रभावी थी। थोड़ी ही देर में कोर फॉर्मेशन का बाहरी आकार स्पष्ट हो गया। श्वानज़ीवन के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। हाँ, यह दृश्य चकित करने वाला था, लेकिन उसे पता था कि यह अभी असली चुनौती नहीं थी। हुइहाव ने केवल बाहरी ढांचा तैयार किया था। कोर फॉर्मेशन का सच्चा सार तो उसकी आगे की कार्विंग में दिखेगा। इसके लिए हर फॉर्मेशन का एकदम फ्लॉलेस होना आवश्यक था। इन सब के संयोजन में अपार सोल और स्पिरिचुअल पावर की आवश्यकता थी ताकि पूरा निर्माण सफल हो सके। हुइहाव वाकई धीमा हो गया। उसने अपने बाकी 4 उँगलियां पीछे खींच लीं और अपने बाएं हाथ से रेयर मेटल उठाया। अब केवल उसका दायां तर्जनी उँगली उस धातु पर बारीक नक्काशी कर रही थी। हालांकि उसकी गति पहले जैसी तेज नहीं थी, लेकिन अब वह अधिक सावधानी से काम कर रहा था। धातु के टुकड़े लगातार गिरते रहे और हुआयुहाव पूरी तरह ध्यान केंद्रित किए हुए था। ये केवल 24 कोर फॉर्मेशंस में से पहली थी, लेकिन ये कई क्लास 7 सोल टूल्स के सेंट्रल कोर फॉर्मेशन से भी अधिक जटिल थी। जितना उन्नत सोल टूल होता है, उसे बनाना उतना ही कठिन होता है, जैसे सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स में भी होता है। जितनी ऊंची कल्टिवेशन, उतना ही कठिन स्तर। श्वानज़ीवन उसे देखते हुए एक पुरानी याद में खो गया। जब वह सन मून एम्पायर में था, तब उसने एक क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन के सहारे इलस्ट्रियस वर्च्यू हॉल में सबसे युवा क्लास 8 सोल इंजीनियर बनने का गौरव प्राप्त किया था। साथ ही वह वहाँ का चीफ रिसर्चर भी बन गया था। उस समय वह बहुत उत्साहित और ऊर्जावान था। अफसोस कि इलस्ट्रियस वर्च्यू हॉल में उसकी स्वतंत्रता सीमित थी। अंत में हुयुहाव ने उसे वहाँ से टांग सेक्ट में आने के लिए राजी किया, लेकिन श्वानज़ीवन को अपने इस निर्णय का कभी अफसोस नहीं हुआ। टांगसेक्ट आने के बाद से उसे पूरा सम्मान मिला और श्रेक एकेडमी तथा टांगसेक्ट ने उसे हर प्रकार के संसाधन प्रदान किए। वरना वह इतने कम समय में क्लास 9 सोल इंजीनियर कैसे बन पाता? हालांकि श्वानज़ीवन जानता था कि सोल टूल रिसर्च में वह किसी से कम नहीं, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी सोल पावर कल्टिवेशन की नींव बहुत कमजोर थी। उसने सोल डोलुओ बनने के लिए भी तरह-तरह की दवाओं का सहारा लिया था। क्लास 9 बनने से पहले वह जानता था कि टंग सेक्ट में 7 रिंग्स वाले किसी भी सोल मास्टर से वह बिना सोल टूल के आसानी से हार सकता है। आमतौर पर वह इतना व्यस्त रहता था कि निजी बातों पर सोचने का समय ही नहीं मिलता था। अब जब उसे थोड़ा आराम मिला माइक, तो उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे, पर उसका ध्यान फिर भी युहाव पर टिका हुआ था। हुयुहाव की गति लगातार बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में थोड़ी झिझक के बाद अब वह सोल टूल बनाने का असली एहसास वापस पा चुका था। वह खुद भी इस बात से बेहद खुश था
यह रेयर मेटल उसे आंखों के सामने मानो बड़ा दिखाई दे रहा था। वह उसकी सबसे सूक्ष्म बारीकियों पर भी निर्भर था। शुरुआत में वह किसी खंड का इस्तेमाल करने से डर रहा, लेकिन समय बीतने के साथ उसने पाया कि स्पिरिचुअल पावर की मदद से कार्विंग करना और भी आसान हो गया है। कुछ ही देर में उसने पहला कोर फॉर्मेशन पूरा कर लिया। उसने उसे सावधानी से मेज के कोने पर रख दिया और दूसरा रेयर मेटल उठाकर कार्विंग शुरू की। श्वानज़ीवन कुछ कदम आगे बढ़ा और पहले कोर फॉर्मेशन को उठाकर ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और उसे वापस रख दिया। ये लड़का वाकई मेहनत कर रहा है। यही निष्कर्ष श्वानज़ीवन ने उसके काम को देखकर निकाला। इतने कम समय में कोर फॉर्मेशन तैयार करना साबित करता था कि हो युहाओ एक सक्षम क्लास 7 सोल इंजीनियर है और अनुभवी भी। शायद अब उसे कुछ सरल क्लास 8 सोल टूल्स आजमाने देना चाहिए। संभव है वह सफल भी हो जाए। हालांकि यह सिर्फ एक क्षणिक विचार था। अब ओयुहाव की रफ्तार और बढ़ गई थी। दूसरा कोर फॉर्मेशन पहले की तुलना में केवल 4/5वें समय में तैयार हुआ। सभी 24 कोर फॉर्मेशंस एक ही लक्ष्य के लिए बन रहे थे। 3 समूहों में 8-8 फॉर्मेशंस, जिनमें कुछ समानताएं थीं और कुछ आपसी संबंध भी। पहला समूह तैयार करने में उसे 2 घंटे लगे। 8 फॉर्मेशंस मेज पर सलीके से रखी थी। श्वान जीवन के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति थी। उसे याद आया कि जब वह क्लास 8 सोल इंजीनियर था, तो क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन बनाने में उसे 6 दिन लगे थे। केवल पहले समूह के कोर फॉर्मेशंस बनाने में ही उसे 3 दिन लग गए थे। अब वही फॉर्मेशंस हुओ युहाओ ने 2 घंटे में पूरी कर ली। वह चकित था। ये लड़का सच में सफल हो गया? अगर इसमें कोई गलती नहीं है, तो आगे का काम तो और आसान हो जाएगा। क्या ये सचमुच गलती नहीं कर रहा? वह उसे आराम करने की सलाह देने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि होयुहाव तो बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा, तो फिर आराम की जरूरत नहीं है। श्वानजीवन ने मन में मुस्कुराते हुए सोचा। वह बाहर निकला। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान देखकर अंदाजा लगाया कि सुबह होने में लगभग 6 घंटे बाकी हैं। हम्फ, अगर ये सुबह तक पूरा नहीं कर पाया तो सफल होने पर भी मैं नहीं मानूंगा। और अगर कर भी लिया, तो क्या फायदा अगर वह काम न करे। वह ये भी नहीं समझ पाया कि उसका दृष्टिकोण अब बदल चुका था। जहां शुरुआत में उसे होयुहाव की असफलता तय लग रही थी, अब वह सोचने लगा था कि इसे कैसे रोका जाए। होयुहाव को इन बातों का पता नहीं था। वह तो पूरी तन्मयता से काम में जुटा हुआ था। दूसरे समूह के कोर फॉर्मेशंस पहले की तुलना में आसान थे, पर वह जरा भी ढीला नहीं पड़ा। उसे पता था कि एक छोटी सी गलती पूरे निर्माण को नष्ट कर सकती है। ये क्लास 8 सोल टूल था। सोल पावर से सभी कंपोनेंट्स को जोड़ना था। अगर अंदरूनी संरचना में गलती हुई तो सब व्यर्थ हो जाएगा और कीमती रेयर मेटल्स भी बर्बाद होंगे। एक के बाद एक काम करते हुए वह मन में गिनती कर रहा था। समय बीतने के साथ उसकी गतिविधियां और भी सुचारू होती जा रही थीं। लगता है बिना अभ्यास के भी मैं और बेहतर हो गया हूँ। है, टीचर श्वान तो जरूर हैरान होगा, लेकिन यह सोचते ही उसने लगभग गलती कर दी, इसलिए तुरंत फिर ध्यान केंद्रित किया। असल में उसका यह सुधार असामान्य था। इसका कारण था उसकी तेजी से बड़ी कल्टीवेशन। अपनी इमेंस स्पिरिचुअल पावर और मजबूत नींव के कारण वह बिना गलती किए इतने कठिन कोर फॉर्मेशंस बना पा रहा था। चाहे क्लास 8 सोल टूल कितना भी जटिल क्यों न हो, मूलभूत सिद्धांत तो वही रहता है। बस ज्यादा ध्यान, सोल पावर और अनुभव चाहिए। होयुहाव के पास अनुभव भले कम था, पर बाकी सब में वह श्रेष्ठ था। ट्विन मार्शल सोल्स वाले सोल मास्टर की सोल पावर समान स्तर के अन्य सोल मास्टर से कहीं अधिक होती है। रैंक 80 पर भी उसकी शक्ति रैंक 85 सोल दुलुओं के बराबर थी। यानी उसकी असली शक्ति टाइटल डोलुओं से ज्यादा दूर नहीं थी। आखिरकार उसके पास सोल कोर भी था। दूसरा समूह पूरा हो गया। हुओयुहाव ने लंबी सांस ली और गर्दन घुमाकर खुद को थोड़ा ढीला किया। क्या समय हुआ है एल्डेस्ट सीनियर? हुओयुहाव ने बेबे से पूछ जवाब दिया। सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। ठीक है, हुयाओ ने कहा और फिर काम में जुट गया। बाकी सब आराम करने जा चुके थे। बस बेबे, जिजुएचेन, श्वानजीवेन और हेकेटो ही कमरे में थे। हिचेटो और श्वानजीवेन का रुकना स्वाभाविक था, लेकिन जिजुएचेन का वहीं बने रहना सबको हैरान कर गया। वह कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप खड़ा होकर हुओयुहाव को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी गहरी सोच में हो। किसी ने उसे टोका नहीं। ये सोर्ड फैनेटिक बाकी लोगों से अलग था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन गति श्रेक 7 मॉन्स्टर्स से भी कम नहीं थी। अब वह पहले की तुलना में कम स्पार करता था।
तीसरा समूह सबसे जटिल था, सटीकता की मांग सबसे अधिक थी। उसमें एक फॉर्मेशन ऐसा था जो पूरे स्ट्रक्चर का केंद्र था, सबसे छोटा लेकिन सबसे कठिन। वह केवल चेरी के आकार का था पर उस पर बनने वाले पैटर्न्स बाकी फॉर्मेशंस की तुलना में 2-3 गुना ज़्यादा थे। हुआयुहाओ ने पहले बाकी 7 फॉर्मेशंस बनाए और फिर सबसे जटिल फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित किया। वह बेहद सावधानी से काम कर रहा था। उसकी आंखों की सुनहरी चमक पहले से और अधिक तेज थी, क्योंकि अब उसे ज़रा-सी गलती का डर था। श्वानज़ीवन एक ओर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। अब उसके चेहरे पर प्रशंसा झलक रही थी। इस छात्र के बारे में वह क्या कहे, उसके पास शब्द नहीं थे। ही केतु एक तरफ झुका हुआ बैठा था। शुरू में उसे लगा था कि होयोहाव ने 1 साल से ज़्यादा समय सोल टूल्स सीखने में बर्बाद कर दिया है और इस वजह से वह उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन अब लगता था कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके बीच का फासला और बढ़ गया था। केवल मेहनत से ऐसी प्रतिभा का अंतर पाटना आसान नहीं था। हालांकि उसका मनोबल केवल एक पल के लिए टूटा। ही केतु बहुत जिद्दी था। अभी वह पीछे रह गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा पीछे रहेगा। एक निश्चित स्तर पर दृढ़ता, भाग्य और बुद्धिमानी तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। होयो ने अचानक अपना कोर फॉर्मेशन बनाते समय हाथ रोक लिया। ये देखकर श्वानज़ीवन हैरान रह गया। हालांकि वह चाहता था कि होयुहाव उसके साथ रहे और सोल टूल्स के बारे में और सीखे, लेकिन उसके मन में यह इच्छा भी थी कि होयुहाव सफल हो जाए। एक एडवांस टियर सोल टूल को सफलतापूर्वक बनाना किसी सोलैंड के आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा देता है। यही कारण था कि वह अभी बहुत उलझन में था। किसी सोल इंजीनियर के लिए एक बार शुरू किया गया कोर फॉर्मेशन बीच में रुकना बहुत खतरनाक होता है। बीच में रुकना असफलता की निशानी थी, लेकिन इसके बाद स्वनजीवन ने देखा कि आई ऑफ डेस्टिनी, गुलाबी सुनहरी रोशनी आई ऑफ डेस्टिनी से फैलने लगी। जल्द ही वह पूरी पेशानी पर फैल गई। कमरे में आध्यात्मिक लहरें अचानक बहुत शक्तिशाली हो गईं। ही केटो, बेबे और जी चैन सभी ने महसूस किया कि उनकी स्पिरिचुअल सी उस विशाल आध्यात्मिक शक्ति से उबलने लगी है। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी प्रबल है। क्या किसी सोल सेज के पास इतनी अद्भुत शक्ति हो सकती है? श्वानजीवन ने तुरंत अपना हाथ उठाकर अपना मुंह बंद किया ताकि वह कुछ बोल न दे। उसने सिर्फ एक नज़र आई ऑफ डेस्टिनी पर डाली और उसके भीतर गहराई में घूमते भंवर को देखा। जैसे ही उसने नज़र हटाई, उसका दिल हिल गया। अगर पहले यह केवल एक अनुमान था, तो अब उसे पूरा यकीन हो गया। हाँ, हुआयुहाव के पास सोल कोर है और वह स्पिरिचुअल सोल कोर है, जबकि उसके पास केवल 7 रिंग है। श्वानजीवन के इस कार्य पर किसी और का ध्यान नहीं गया, क्योंकि बाकी सभी भी हुआयुहाव की आई ऑफ डेस्टिनी देख चुके थे। जिजुचिन की प्रतिक्रिया सबसे तेज थी, उसकी इच्छाशक्ति सबसे मजबूत थी। उसके दिल में केवल उसकी तलवार और जिंगजियन थी, और कुछ नहीं। यही कारण था कि जब उसे एहसास हुआ कि होयुहाव का चेहरा कुछ अजीब हो रहा है, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने स्वॉर्ड इंटेंट पर ध्यान केंद्रित कर लिया। इससे वह उन विचित्र आध्यात्मिक लहरों से मुक्त हो गया। बेबे भी जचिन जैसा ही था, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति भी बहुत मजबूत थी। जैसे ही उसे कुछ गलत लगा, उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर अपनी आंखें ढक ली। साथ ही उसने अपना रेडिएंट होली ड्रैगन सक्रिय किया और अपनी स्पिरिचुअल सी की रक्षा के लिए सोल पावर चलाया। इस कारण वह ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। श्वानजीवन एक टाइटल डुलुओ था। वह भले ही चकित था, लेकिन उसके लिए यह कोई खतरा नहीं था। ही केटो ही अकेला था जो मुसीबत में फंस गया। वह पहले से ही होयुहाव की सोल इंजीनियरिंग क्षमता से हैरान था। जब होयुहाव की आई ऑफ डेस्टिनी खुली, तो उसे चक्कर सा महसूस हुआ और वह उसकी सोल कोर में खिंच गया। वह अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था, बल्कि अनजाने में एक कदम आगे बढ़ गया। लेकिन वह कदम बढ़ाते ही समझ गया कि कुछ गलत है। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, पर ऐसा कर नहीं पाया। होयुहाव की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही प्रबल थी। इसके अलावा जब उसने आई ऑफ डेस्टिनी खोली, तब उसकी सोल कोर अपनी अधिकतम गति से घूम रही थी, क्योंकि वह पूरी तरह केंद्रित था। यही कारण था कि हिकेतु इतना प्रभावित हुआ। सौभाग्य से कमरे में और लोग मौजूद थे। श्वानजीवन तुरंत हिकेतु के पास पहुंचा और उसके आंखों को ढक दिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से उसके कंधे पर थपकी दी। हिकेतु चौंक कर वास्तविकता में लौट आया। उसने सिर घुमाकर श्वानजीवन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। श्वानजीवन ने सिर हिलाकर उसे इशारा किया कि होयुहाव की ऊर्ध्व आंख की ओर न देखे। इस समय होयुहाव ने फिर से कार्विंग शुरू कर दी थी। इस बार वह स्पष्ट रूप से पहले से तेज था। धातु के छोटे छोटे टुकड़े उसकी उंगली से गिर रहे थे।
वह छोटी धातु की गेंद उसकी हथेली में मानो नाच रही थी। क्या वह सच में सफल हो जाएगा? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि हो युहाओ को भी नहीं। लेकिन वह छोटी धातु की गेंद लगातार बदलती जा रही थी। उस पर घनी रेखाएं बढ़ती जा रही थी। अंत में पूरी गेंद एक जालीदार रूप ले चुकी थी और उस पर अजीब सोल पावर की लहरें उभरने लगी थीं। श्वानजीवन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ी। पहले उसने इसी कोर फॉर्मेशन को पूरा करने में पूरा एक दिन लगाया था। तब उसे लगा था कि उसने सोल टूल निर्माण की अपनी क्षमता की चरम सीमा छू ली है। वह एहसास वह कभी नहीं भूल सका। लेकिन अभी होयुहाव की स्थिति उससे कहीं बेहतर थी। जबकि उसने ये ब्लूप्रिंट सिर्फ 3 दिन पहले देखा था, उसे क्लास 8 सोल टूल्स बनाने का कोई अनुभव नहीं था। 2 घंटे बीत गए। होयुहाव ने अपनी गति धीमी की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं, लेकिन उसका ध्यान अडिग था। उसकी प्रबल स्पिरिचुअल पावर ने उसे पूर्ण एकाग्रता में बनाए रखा। वह लगभग खत्म करने वाला है। श्वान जीवन ने अनजाने में अपने मुट्ठी कस लिए। हाँ, मैं लगभग खत्म करने वाला हूँ, होयाव ने मन में कहा। अब सिर्फ अंतिम चरण बचा था, लेकिन यही सबसे कठिन था। इस अंतिम कार्विंग के लिए उसे अपने ब्लेड को लगातार 18 बार मोड़ना था ताकि पैटर्न उकेरे जा सकें। इसके लिए न केवल स्पिरिचुअल पावर का नियंत्रण चाहिए था, बल्कि मजबूत सोल पावर भी चाहिए थी, क्योंकि ये अंतिम कार्विंग धातु के भीतर करनी थी। उसे अपनी सोल पावर को एक पतली सुई के रूप में केंद्रित करना था। कोई भी वास्तविक सुईनुमा उपकरण पर्याप्त तेज नहीं होता और कोण का नियम भी उतना सटीक नहीं होता जितना सोल पावर से हो सकता है। यह धातु का टुकड़ा बहुत कठोर था। उसे अपनी सोल पावर से कार्विंग करनी थी। सुई को लगातार 18 बार मोड़ना था और हर बार समान बल लगाना था। जब तक कोई सोल दोलू नन हो, यह लगभग असंभव था। श्वानजीवन का मन हुआ कि वह हो युहाव को रोक दे और स्वयं अंतिम चरण पूरा करे, ताकि उसका सारा प्रयास व्यर्थ न जाए। अगर वह असफल होता, तो यह उसके आत्मविश्वास पर गहरा आघात होता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, हो युहाव पहले ही शुरू कर चुका था। उसने अपने बाएं अंगूठे और तर्जनी से कोर फॉर्मेशन को हल्के से दबाया। उसकी पकड़ भले ही कोमल थी, लेकिन बेहद मजबूत थी। उसने अपने डार्क गोल्डन टेरर क्लॉस को भी समेट लिया था। उसकी उंगली के सिरे पर एक हल्की हरी जेड जैसी सुई आकार की रोशनी बनने लगी। आइस नीडल। इसके बाद हुओयुहाव ने अपनी उंगलियों को हिलाया। उसका पूरा शरीर हरे जेड रंग की रोशनी में चमक उठा। उसकी उंगली पर बनी आइस नीडल ने बहुत ही निपुणता से कोर फॉर्मेशन में प्रवेश किया। हुओयुहाव के नियंत्रण में वह घूमने लगी। पूरा प्रक्रिया थोड़ी असमतल थी, पर युहाव रुका नहीं। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी और अधिक चमकने लगी, उसकी सोल कोर को प्रकाशित करती हुई। उसने ये 18 बार की कार्विंग पूरी कर ली। उसे कुछ तकनीकें पता भी नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हें कभी सीखा नहीं था। फिर भी उसने कैसे किया? अपनी खुद की विधि से, दोगुनी सोल पावर खर्च करके। श्वानजीवन के मन में केवल सवाल और आश्चर्य थे। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई इतना प्रतिभाशाली हो सकता है। लेकिन विश्वास करे या न करे, हो युहाव आगे बढ़ता रहा। और अब वह अपनी सोल पावर पहले से भी तेज गति से बाहर निकाल रहा था। वह छोटी कोर फॉर्मेशन अब मन चांदी जैसी रोशनी छोड़ रही थी। यह स्पष्ट रूप से उसकी सोल पावर के प्रवाह का परिणाम था। और यह उसकी आइस टाइप सोल पावर नहीं थी, बल्कि उसकी शुद्ध सोल पावर थी, जिसमें कोई तत्व नहीं थे। इसका मतलब था कि होयुहाव इस समय एक साथ कई कार्य कर रहा था। श्वानजीवन का चेहरा भावहीन हो गया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, क्या यह चमत्कार है? नहीं, यह अब उसके लिए चमत्कार नहीं रहा। यह तो एक पूर्ण अद्भुत घटना थी। वुश! एक हल्की आवाज आई। होयुहाव की जेड हरी आइस नीडल ने आखिरी धातु का टुकड़ा निकाल दिया। जैसे ही उसने सोल पावर डाली, कोर फॉर्मेशन सक्रिय हो गया और हवा में तैरने लगा। मंद चांदी की रोशनी के चारों ओर सूक्ष्म स्थानिक दरारें उभर आईं। वहां वास्तव में स्पेशल एलिमेंट्स मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण कोर फॉर्मेशन आखिरकार पूरा हो गया था। होयुहाव ने लंबी सांस ली और मेज का सहारा लेकर थकान में झुक गया। सभी 24 कोर फॉर्मेशंस पूरे हो चुके थे और साथ ही सोल टूल का बाहरी खोल भी। अब होयुहाव को उन्हें जोड़ना था ताकि वह पूरी तरह तैयार हो जाए। इसमें निस्संदेह और अधिक सोल पावर और कौशल की आवश्यकता थी। लेकिन क्या वह चिंतित था? होयुहाव ने सिर उठाया और श्वानजीवन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। टीचर श्वान, क्या हमारे पास अभी भी समय है? श्वानजीवन का चेहरा गंभीर हो गया। बकवास बंद करो, ध्यान दो। यस!
हुओ हाउ ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया और आदरपूर्वक श्वानज़ीवेन के शब्दों को स्वीकार किया। फिर उसने तुरंत काम शुरू किया और सभी घटकों को जोड़ना शुरू कर दिया। क्या उसे थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए था? उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और फिर उन्हें ऊपर उठाया। उसी क्षण तीसरे समूह के अन्य 7 कोर फॉर्मेशंस हवा में उठे और उसके चारों ओर तैरने लगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।